नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपसे आज एक कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और स्टडीज़ कहती हैं कि लगभग 1/3 लोग यानी 1/3 लोग कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। विद एज इस प्रॉब्लम का प्रेवलेंस बढ़ता है। तो क्या होता है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? इरेक्शन यानी कि द हार्डनेस ऑफ द पीनिस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर वो ठीक से ना हो तो उसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। ये भी 2 तरीके से हो सकता है या इसकी डेफिनेशन के 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। या तो इरेक्शन होता ही नहीं है यानी कि पीनिस में हार्डनेस आती ही नहीं है, या फिर इरेक्शन स्टार्टिंग में हो तो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद इरेक्शन कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मतलब हम कहते हैं कि ईदर द इनेबिलिटी टू अचीव इरेक्शन और इनेबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शन इज़ व्हाट डिफाइंस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि या तो इरेक्शन होता ही नहीं है या फिर होके कुछ समय बाद ख़त्म हो जाना। तो जैसा मैंने बोला कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों में ये कभी ना कभी पाई जाती है। तो इसका कॉज क्या होता है, किस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है? ये समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इरेक्शन होता कैसे है। जब भी इंसान थोड़ा सा सेक्सुअली अराउज्ड होता है या सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो पीनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और ये जो एक्सेसिव ब्लड का फ्लो होता है पीनिस में, इसी की वजह से इरेक्शन होता है। अब अगर जो ब्लड वेसल ब्लड को लेके जा रही है उसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेड हो जिसकी वजह से ठीक से ब्लड जा ना पाए तो इरेक्शन ठीक से नहीं होगा। यानी कि पहला कॉज है कि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्लड वेसल में कुछ दिक्कत है। सेकेंड कॉज होता है नर्व्स का। जो नर्व्स इरेक्शन को कंट्रोल करती हैं या रेगुलेट करती हैं, अगर कहीं उन नर्व्स में कुछ इश्यू आ रही है तो उसकी वजह से भी इरेक्शन ख़राब हो सकता है। थर्ड कॉज होता है मेडिसिन्स। ऐसी कई सारी मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से इरेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। कई प्रकार की मेडिसिन जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स, उनकी वजह से भी इरेक्शन का इशू हो सकता है। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं साइकोजेनिकिटी। मतलब शारीरिक तौर पे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक साइकोजेनिक कॉज है जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इस साइकोजेनिकिटी के बारे में, क्योंकि इसको आमतौर पे लोग ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि स्ट्रेस में रहते हैं हम, या काम का परेशानी है या काम का बोझ है, इस वजह से शायद सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो रही है। साइकोजेनिकिटी का मतलब ये नहीं है। साइकोजेनिकिटी का मतलब ये है कि आपका जो सेक्सुअल प्रोसेस है वो एक रिदम में नहीं आ पाया है। जैसे कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान है जिसने कि मान लीजिए आज एक सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट किया और उसका किसी भी वजह से प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया। अब ये इंसान जब सेकेंड या थर्ड डे बाद फिर से इस इंटरकोर्स को अटेम्प्ट करता है तो ये जो पुराना फेलियर है ये उसके दिमाग में बहुत मेजर तरीके से आता है। शायद सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे रादर देन फोकसिंग ऑन द पार्टनर, उसका फोकस इस बात पे होता है कि क्या मेरे को इरेक्शन हो रहा है, क्या मैं आगे कर पाऊँगा, मेरा पार्टनर क्या सोचेगा। इस प्रकार के सवाल जो हैं वो उसको एक एक्साइटमेंट के स्टेट से हटा के एक घबराहट के स्टेट में ले जाते हैं, और घबराहट के साथ इंटरकोर्स या घबराहट के साथ इरेक्शन नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं साइकोजेनिकिटी। साइकोजेनिकिटी के अलावा जैसे मैंने बोला ब्लड वेसल्स और नर्व्स का जो इशू था वो आमतौर पे उन लोगों में पाया जाता है जो कि लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं, या फिर उनको जैसे कि कोई बीमारी है जैसे कि हाई बीपी की दिक्कत है या शुगर की दिक्कत है, या कुछ लोग जिनमें कि इंजरी हो रखी है उन लोगों में भी इरेक्शन का इशू पाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, हमें समझ कैसे आए कि हमें साइकोलॉजिकल कॉजेस हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम बॉडी में हो रखी है? इसका एक इंडिकेटर ये रहता है मॉर्निंग इरेक्शन। जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो मेल्स में यूजुअली थोड़ा बहुत इरेक्शन पाया जाता है। यदि मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है या इनसफिशिएंट हो रहा है तो इसका मतलब एक इंडिकेशन है कि शायद बॉडी में भी कुछ दिक्कत आ रही है। लास्टली, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट क्योंकि इन बीमारियों से लोग शर्माते भी हैं और डिस्कशन करने से बचते भी हैं, इसलिए ऐसे कई सारे तरीके आ चुके हैं जो कि साइंटिफिक नहीं हैं। अक्सर हम लोग डॉक्टर से मिलने की जगह शर्मा शर्मी में
किसी और ऐसे प्रोफेशनल से मिल लेते हैं जो कई बार उतना ना तो क्वालिफाइड होता है, ना ही उसको इस चीज़ का ज्ञान होता है, और वो लोग किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट बता के आपको भेज देते हैं। कोई लोग कुछ टाइप के ऑयल्स बताते हैं, कोई कुछ टाइप के पाउडर्स बताते हैं, बट ये सही तरीका नहीं होता है ट्रीटमेंट का। आप साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे ट्रीटमेंट करवाएंगे तो रिजल्ट्स भी बेटर रहते हैं। तो ट्रीटमेंट के ऊपर वापस आते हुए 2-3 टाइप की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली ऐसी मेडिकेशन जिसको हम बोलते हैं PDE5 इनिबिटर्स, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर्स। ऐसी दवाइयाँ जो कि पेनिस में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ करती हैं। कई बार आपने सुना होगा दवाइयाँ जैसे कि वाइग्रा या सिल्डेनाफिल, जो उसका सॉल्ट है, उसको लोग नॉर्मली अपने आप से जाके केमिस्ट शॉप से ख़रीद लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन दवाइयों को हर इंसान नहीं खा सकता, इनको खाने का एक तरीका होता है। ऐसे ही अगर कोई भी ले लेगा तो साइड इफ़ेक्ट्स होने का खतरा भी रहता है। तो बिना किसी मेडिकल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इस दवाई को लेना डेंजरस भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं, ऐसे कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका भी कुछ रोल पाया गया है, उस टाइप की मेडिकेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में कि हम इस चीज़ों को छुपाएं ना। ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जिनके पास डिग्रीज नहीं है, उनसे ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि द लॉन्गर यू वेट फॉर द ट्रीटमेंट द डिफ़िकल्ट इट बिकम्स टू ट्रीट यू। जितना समय आप वेट करते हैं या जितना समय आप लगा देते हैं डॉक्टर के पास जाने में, उतना अधिक समय लगता है। तो मैं फिर से आखिरी में इतना बहुत बात बोलना चाहता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसका एक आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और अगर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो शर्माने की जगह अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए और इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लीजिए। थैंक यू।